हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संस्कृत का लास्ट चैप्टर देखेंगे। जो लास्ट चैप्टर है हमारा, उसका नाम है संभाव्य शिक्षण विधाएं। यानी कि जो शिक्षण के लिए जो जो हम उपकरण यूज करते हैं, किस तरीके से कराते हैं, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो इसमें पहला हमारा जो टॉपिक है, शिक्षण प्रशिक्षण में क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम का ज्ञान। यानी शिक्षक जो प्रशिक्षण के दौरान जो एक्टिविटी के लिए जो शिक्षण अधिगम को याद कराने के लिए जो कार्य करता है जिस तरीके से, तो वो चीज़ें देखेंगे। तो इसमें है सबसे पहले कि शिक्षण एक जटिल मनोवैज्ञानिक एवं कौशल युक्त प्रक्रिया है। यानी जो शिक्षण है दोस्तों, शिक्षण किसे कहते हैं? जब कोई टीचर क्लास में कुछ पढ़ाता है तो वो शिक्षण प्रक्रिया होती है। क्या होती है? शिक्षण प्रक्रिया होती है। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षण एक जटिल मनोवैज्ञानिक एवं कौशल युक्त प्रक्रिया है। कौशल यानी कि जो हमारे स्किल्स होते हैं वो, और मनोवैज्ञानिक मतलब कि एक प्रकार से विज्ञान, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा ये बात मानी गई है। तो उसी वजह से बोला गया है कि शिक्षण एक जटिल मनोवैज्ञानिक तथा कौशल युक्त प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को सरल व प्रभावपूर्ण तरीके से ज्ञान प्रदान करना है। यानी कि ये जो हमारा शिक्षण की जो प्रक्रिया है मनोवैज्ञानिक है, यानी कि मनोविज्ञान जो है हमारा मनोविज्ञान, तो उसके द्वारा ये लगाया गया कि किस तरीके से शिक्षण कराना चाहिए, कौन कौन से उपकरण यूज करने चाहिए, कौन कौन से शिक्षण सूत्र, कौन कौन से सिद्धांत और कौन कौन सी प्रविधियाँ यूज करनी चाहिए। तो वो सब मनोवैज्ञानिक प्रविधियाँ होती हैं, यानी कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई होती हैं। तो माना जाता है कि जो वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया होता है वो एकदम शुद्ध परिमार्जित होता है, यानी अच्छा होता है, सुलभ होता है। तो जिसका उद्देश्य होता है कि छात्रों को सरल एवं प्रभावशाली तरीके से ज्ञान प्रदान करना, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान प्रदान कराना। दोस्तों, जो शिक्षण के दौरान जो प्रविधियाँ, सिद्धांत, सूत्र यूज किए जाते हैं, वो क्यों यूज किए जाते हैं? जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, यानी जो पढ़ाने का तरीका होता है, उसको और अच्छा बनाने के लिए। क्लियर? जैसे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, उद्देश्य प्रश्न होते हैं, इस तरीके के ये जो सब एक्टिविटी करी जाती हैं टीचिंग के दौरान, यानी कि जब पढ़ाया जाता है उसके दौरान जब ये सब किया जाता है, तो ये सब हमारी जो है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं ही हैं। क्लियर? फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, आपका एजुकेशन जो था उसमें आपने पढ़ा होगा ये सब शिक्षण सिद्धांत, सूत्र और प्रविधियाँ, उपागम। क्लियर? उसके बाद फिर है भाषा। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें अनुदेशात्मक सामग्री अथवा शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। यानी शिक्षा में जो भी उपकरण, जो भी चीज़ें यूज करी जाती हैं उनको सहायक सामग्री कहा जाता है। भाषा के द्वारा भाव एवं विचारों को व्यक्त किया जाता है। भाषा क्या है? हमारा संप्रेषण, अपने भाव विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना। जब हमारे भाव विचार होंगे उनको दूसरों के सामने रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे? उसका माध्यम क्या होगा? उसका माध्यम हमारा भाषा होगा। जब भाषा ही नहीं आएगी तो हम अपनी बातों को दूसरों के समक्ष कैसे रख पाएंगे? परंतु शिक्षण सहायक सामग्री इन भावों व विचारों के सूक्ष्म स्वरूप को ठोस बनाती है। यानी ये जो प्रक्रियाएं होती हैं ये भाषा को ठोस यानी अच्छा बनाती हैं। सफल शिक्षक की कसौटी पाठ का बालक के द्वारा समझा जाना होता है। यानी सफल शिक्षक वही होता है जो वो कुछ पढ़ाए और बच्चे समझ जाएं, वही एक सफल शिक्षक होता है। वरना शिक्षक तो सब बन जाते हैं, लेकिन बेस्ट और अच्छा और अनुभवी शिक्षक वही होता है जो अपने शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावशाली और अच्छा बना सके। अपने जो क्लास का वातावरण है, जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो वातावरण बनाया जाता है वो मनोवैज्ञानिक पूर्ण वातावरण बनाए और वहाँ बच्चों के अनुकूल वातावरण हो, तभी वो शिक्षा बच्चों के अंदर जो शिक्षण कराएगा टीचर, वो जो शिक्षण होगा वो जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर उसका ज्ञान का स्थायीकरण हो जाएगा। क्लियर? यानी सीधी सी बात कि अगर एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चों को जो पढ़ाए, बच्चों को समझ आ जाए
और उन्हें आसानी से आ जाए, यानी कि वो ज्ञान शिक्षक दे रहा है वो ज्ञान उनके मन में स्थायी भाव उत्पन्न कर ले। क्लियर। अतः आवश्यक है कि नवीनतम श्रव्य दृश्य सामग्री के अधिकाधिक उपयोग द्वारा शिक्षण को रोचक, आकर्षक एवं सग्रह बनाया जाए। यानी इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि शिक्षण को अच्छा किस तरीके से बनाया जाए। नवीन श्रव्य दृश्य सामग्री यानी जो देखने सुनने लायक वाली सामग्री हो, जैसे कि श्यामपट्ट हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, इस तरीके के जो हैं उपकरण को यूज करके शिक्षा को रोचक और अच्छा बनाया जाए। अनेक शोध अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि किसी भी कार्य को सीखने में व्यक्ति की जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं, उतना ही अधिगम स्थायी होता है। यानी कि ऐसा माना गया है, शोधों के अनुसार ये सिद्ध भी हो चुका है कि सीखने के दौरान हमारे आँख, नाक, कान, जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो जब सक्रिय यानी संपूर्ण रूप से कार्य करती हैं, उतना ही अच्छा ज्ञान यानी अधिगम मीन्स लर्निंग, उतना ही अच्छा हम सीखते हैं। यानी जो सीखना हमारा होता है वो स्थायीकरण ले लेता है। यूनिसेफ के एक अध्ययन के आधार पर, यानी यूनिसेफ ने इसको माना है, यानी कि इस पे शोध किया है। शोध मतलब क्या होता है, रिसर्च। क्लियर। तो किस तरीके से, कौन से ज्ञानेंद्रियों से, इंद्रियों से, तो हमारी ज्ञान को अर्जित करने वाली होती हैं ज्ञानेंद्रियां। जैसे चखकर, 1% चखकर हम कैसे सीखते हैं, 1% चखकर सीखते हैं किसी चीज़ को। फिर छूकर, 2% छूकर और 3% सूंघकर, फिर सुनकर, उसके बाद देखकर हम ज़्यादा सीखते हैं। हम याद कैसे रखते हैं, यानी सीखते हम हैं चखकर, सूंघकर, छूकर, सुनकर और देखकर, जिसमें देखने का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। क्लियर। यानी 100% में हम सबसे ज़्यादा देखकर सीखते हैं, उसके बाद फिर सुनकर, फिर सूंघकर, फिर छूकर, फिर चखकर। और फिर हम याद कैसे करते हैं, याद हम पढ़कर, सुनकर, देखकर, देख व सुनकर, कहकर व सुनकर, जिसमें से हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो कहकर और सुनकर 90%। क्लियर। दोस्तों, कहा जाता है, और जबकि ये हकीकत भी है, कि याद करने की अपेक्षा अगर हम 2-3 लोग का ग्रुप, अच्छे स्टूडेंट का 4-5 लोग का, 2-3 लोग का ग्रुप हो और उसमें हम लोग एक दूसरे से प्रश्न करें, पूछें, डिस्कस करें, तो वो चीज़ें जो होती हैं, वो जो ज्ञान होता है वो बहुत ही जल्दी स्थायी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है। तो श्रव्य मीन्स सुनना होता है, दृश्य मीन्स देखना होता है। तो इन सामग्री यानी इन उपकरणों का अर्थ क्या है। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों के मतानुसार क्या है कि ज्ञान जितनी अधिक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, उतना ही अधिक सार्थक और स्थायी रहता है। सत्य यह कहा गया है कि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार होती हैं और श्रव्य दृश्य सामग्री वह उपकरण है जिसके द्वारा छात्रों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं तथा सैद्धांतिक व नीरस पाठों को भी इनकी सहायता से स्वाभाविक व उपयोगी मनोरंजक रूप से छात्रों द्वारा समझ लिया जाता है। यानी इसमें क्या कहा गया कि जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर हम ज्ञान को सीखेंगे, ज्ञान उतना ही हमारे माइंड में मतलब स्थायीकरण कर लेगा, उतना ही सीखने में मनोरंजन आएगा, अच्छे तरीके से सीखेंगे, मतलब बोरियत नहीं आएगी। क्लियर। जैसा कि अभी हम लोग देखो अपने अपने फ़ोन से पढ़ रहे हैं, तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री भी है, मतलब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये ज्ञान बहुत स्थायीकरण लेता है माइंड में। और जो हम क्लास के दौरान जो सीखते हैं ऑफलाइन क्लासेज में, वहाँ पर श्रव्य दृश्य होता तो है श्यामपट्ट पर, बट जितनी देर श्यामपट्ट पे लिखा होता है बस उतनी ही देर तक ज्ञान स्थायी होता है। अगर वहाँ पर चीज़ें सीख जाते हैं तब तो ठीक ठाक है, नहीं सीख पाते तो उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, पर अपने सेल फोन में है, जब चाहें तब रिपीट करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक हम परिभाषा देख लेते हैं। कार्टर ए गुड के अनुसार श्रव्य दृश्य की ही सामग्री की ही परिभाषा है। क्या है, कोई भी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके अथवा श्रवण इंद्रियां
संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके श्रव्य सामग्री कहलाती है। यानी कि ये जो हैं कार्टर ए गुड महोदय जी हैं, इन्होंने कहा है कि शिक्षण प्रक्रिया को जितना उद्दीपित मतलब कि प्रोत्साहित, एक प्रकार से उत्तेजित कर सकें, तभी कर सकते हैं जब श्रवण इंद्रियां जो है संवेदनीय अंग होते हैं हमारे, संवेदी अंग, उनके माध्यम से बढ़ाया जा सके, तभी श्रव्य सामग्री वही कहलाती है। यानी कान और आँख दोनों का प्रयोग करेंगे तभी हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया है वो अच्छा होगा। उसके बाद फिर है श्रव्य दृश्य सामग्री के उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य क्या क्या है ये देख लेते हैं। छात्रों के पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, रुचि जागृत होती है। फिर छात्रों का पाठ में ध्यान केंद्रित करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, यानी वो कार्य करते रहेंगे, बीच में आराम नहीं करेंगे, यानी आराम करेंगे लेकिन इस तरीके से नहीं कि निष्क्रिय हो जाए, सक्रिय रहेंगे। छात्रों के सीखने की गति में वृद्धि करना। उसके बाद क्या है, छात्रों में तर्क करने की शक्ति विकास करना, यानी वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, तर्क वितर्क। छात्रों में अनुभव का विस्तार होगा, छात्रों में कल्पना शक्ति को प्रेरित करेंगे, यानी इमेजिन करने को। फिर है छात्रों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करेंगे, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना, छात्रों की रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं तथा रुझानों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की सहायता करना। लास्ट फिर है कि पाठ्य सामग्री को सरल, रोचक तथा बोधगम्य बनाना, पाठ्य वस्तु के तथ्यों व विचारों को स्पष्टता से समझाना। दोस्तों कुल ये जो जितने दिए हुए हैं टॉपिक, यानी कि जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन सब में बस कहने का एक ही 2-4 उद्देश्य है कि शिक्षा को पहली बात तो रोचक बनाता है, यानी कि उसमें मनोरंजन की अनुभूति प्राप्त कराता है, और इसमें बच्चे क्रियाशील होते हैं, यानी सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं, बोरियत नहीं आती है, उनमें जो अनुभव की भावना जागृत होती है, कल्पना शक्ति की भावना जागृत होती है, यानी वो कुछ सोचने पर मजबूर होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तर्क वितर्क करेंगे तभी जब कुछ पढ़े होंगे तो आगे क्वेश्चन करके पूछेंगे। क्लियर। उसके बाद है फिर श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण। तो कितने आधारों पर वर्गीकरण किया गया, इंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, और तकनीकी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, और प्रक्षेपण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो जो इंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया वो किस तरीके से किया गया है, एक तो श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री में आता है जिनसे सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन। दृश्य सामग्री में जिनसे सिर्फ देख सकते हैं, जैसे कि मॉडल, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड, संग्रहालय, श्यामपट्ट। और फिर है कि श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री में टेलीविजन, चलचित्र दोस्तों वीडियो होते हैं हमारे, कंप्यूटर सहायक सामग्री और फिल्में, चलचित्र जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं वो। फिर तकनीकी मतलब कि इंद्रियों के आधार पर 3 टाइप के श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी देखकर, सुनकर, देख और सुन दोनों से। उसके बाद है तकनीकी के आधार पर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में कैसे होगा, जैसे चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र आदि को सॉफ्टवेयर, यानी जिन्हें हम छू देख नहीं सकते वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर जिनको छू देख सकते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, रिकॉर्ड प्लेयर, कंप्यूटर इत्यादि, प्रोजेक्टर। फिर थर्ड है प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री क्या होती है, इसमें यह सामग्री आती है जिनका प्रक्षेपण किया जा सके, जैसे स्लाइड, फिल्म, स्ट्रिप। अप्रक्षेपित सामग्री यानी चार्ट के प्रकार और प्रतिरूप इत्यादि। उसके बाद शिक्षण में सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, यानी शिक्षण में जब एक शिक्षक शिक्षण कराता है तो उसके दौरान कौन कौन सी सामग्रियाँ प्रयुक्त करता है वो चीज़ें। जैसे दोस्तों इस टाइम आप लोगों की टीचिंग लगी होगी या फिर टीचिंग समाप्त भी हो गई होगी, तो आप लोग TLM का यूज करते होंगे, लेसन प्लान का यूज करते होंगे, तो ये सब आपकी शिक्षण सामग्री है। और शिक्षण सामग्री में आपका डस्टर, बोर्ड, चौक इत्यादि चीज़ें आ जाएंगी। मॉडल को हिंदी में बोलते हैं प्रतिमान। मॉडल की क्या भूमिका होती है, मॉडल का प्रतिमान से तात्पर्य उस वस्तु की उपर्युक्त व सुविधाजनक दृष्टि से अच्छी तरह नकल की हुई
ऐसी बनावट या प्रतिरूप होती है जिसे प्रदर्शित कर अच्छी तरह से उस वस्तु या उसकी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। जब किसी कारणवश प्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रयोग संभव नहीं होता है तब छात्रों को कक्षा में उन वस्तुओं का प्रतिमान दिखाया जाता है। ये प्रतिमान वास्तविक वस्तुओं में मिलते हुए होने चाहिए, जिससे कि छात्रों में वस्तु का वास्तविक चित्र खींच सके और प्रतिमान छात्रों को स्वयं भी शिक्षक के निर्देशन तैयार कर सके। दूसरे शब्दों में मॉडल या प्रतिमान से तात्पर्य उस वस्तु की नकल या बनावट से है जिसके माध्यम से छात्रों में सही जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, इसका सीधा सा एक मतलब ये है कि प्रतिमान, मॉडल हम क्यों यूज करते हैं? जैसे कि हमें पृथ्वी दिखानी है, यानी कुछ पृथ्वी से रिलेटेड कुछ बताना है। जैसे कि बाय द वे ले लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ाना है बच्चों को अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पढ़ानी है, तो ये तो काल्पनिक खींची गई। और दूसरी बात, पृथ्वी तो हम बच्चों के सामने ला ही नहीं सकते, तो उसकी जगह पे हम लोग यूज करेंगे ग्लोब यूज करेंगे, मानचित्र यूज करेंगे, तो वो उस पृथ्वी का क्या होगा? प्रतिरूप होगा, मॉडल होगा। उसी पे हम लोग उसको देशांतर और अक्षांश रेखाएं दिखाएंगे। क्लियर? ये दो प्रकार के होते हैं प्रतिमान जो है, यानी मॉडल जो है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? स्थिर प्रतिमान वे होते हैं जिसमें किसी वस्तु का आकार और प्रकार, आयाम आदि का ज्ञान दिया जाता है, यानी जिससे ज्ञान दिया जाता है, जिससे चीज़ें बताई जाती हैं। और कार्यकारी प्रतिमान क्या होता है? कार्यकारी प्रतिमान वे होते हैं जिसमें किसी वस्तु के आकार, प्रकार व आयाम के साथ साथ उनकी कार्यविधि का भी क्रियात्मक ज्ञान दिया जाता है, यानी जिनसे आकार प्रकार दिखाने के बाद उनके कार्यों को भी बताया जाए, क्रियात्मक रूप से ज्ञान दिया जाए, तो वो हमारे कार्यकारी प्रतिमान होते हैं। तो वैसे ये दोनों एजुकेशन में यूज होते हैं, यानी शिक्षण के दौरान ये दोनों यूज होते हैं। जैसे कि कुछ हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ दिखाना है, कोई हमें पेड़ दिखाना बाय द वे, तो पेड़ की पत्ती ले आएंगे, पेड़ तो पूरा उठा के ला नहीं पाएंगे, तो वो बताएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे पाया जाता है, ये क्या कार्य करता है, वो क्या कार्य करता है, तो वो कार्यकारी प्रतिमान हो गया। और स्थिर प्रतिमान यानी कि हमको सिर्फ दिखाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, बस। क्लियर? उसके बाद वीडियो क्लिप मतलब कि जो वीडियो देखते हैं, जैसे कि चलचित्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो वीडियो क्लिप से क्या तात्पर्य है? उन छोटी छोटी फिल्मों या चलचित्रों से है जिनमें किए जा रहे कार्यों या गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वीडियो क्लिप के माध्यम से छात्रों को गद्य पद्य के प्रमुख घटनाओं का प्रमुख पाठों से वर्णन किया जा सकता है। वीडियो क्लिप के माध्यम से छात्र पाठ को गतिविधि के रूप में कहानी की तरह देखता है तथा समझता है। वीडियो क्लिप क्या है? दोस्तों, हम लोग जो भी वीडियो के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि अभी आप लोग ये देख रहे हैं, तो आप लोग जो ये आप चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं, इसको एक प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको कहानी के माध्यम से, यानी इसको कहकर और पढ़कर, दोनों तरीक़ों से आपको बताया जा रहा है, यानी गद्य पद्य दोनों घटनाओं में आपको समझाया जा रहा है। तो यही होता है वीडियो क्लिप, यानी देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं आप। क्लियर? उसके बाद है ऑडियो क्लिप सिर्फ श्रव्य सामग्री होती है, यानी इसमें सिर्फ सुन सकते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? जिसे आप केवल सुन सकते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर। संस्कृत भाषा में शिक्षण के स्वर, ताल, लय महत्वपूर्ण है। भाषा को सही उच्चारित करना अति आवश्यक है। ऑडियो क्लिप के स्थान में छात्र भाषा की विविध विधाओं के वाचन संबंधी गुणों को सरलता से सीख सकते हैं। यानी संस्कृत में जो ऑडियो क्लिप है, यानी ऑडियो श्रव्य सामग्री है, उसका क्या महत्व है? उसका महत्व यह है कि संस्कृत भाषा थोड़ा बोलने में टफ है, तो उसके उच्चारण से रिलेटेड उनमें अभ्यास हो जाता है, उनको बोलना सीख जाता है। क्लियर? उसके बाद है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट क्या है? श्यामपट्ट हमारा जो शिक्षण के दौरान उपयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है, यानी संस्कृत शिक्षण में दृश्य उपकरण के रूप में श्यामपट्ट का प्रमुख स्थान है। श्यामपट्ट को शिक्षण का
मित्र माना जाता है। दोस्तों वैसे कि सारे सब्जेक्टों में श्यामपट्ट की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है, वो चाहे व्हाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, डिजिटल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, और ये शिक्षक का सबसे बड़ा मित्र होता है। सभी विषयों के शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत शिक्षण में शब्दार्थ बताने, संधि विच्छेद करने, अक्षर विन्यास बताने, समास विग्रह, पाठ्य विषय स्पष्टीकरण, उच्चारण आदि में किया जाता है। शिक्षा शब्दकोश का श्यामपट्ट में विषय लिखा है। श्यामपट्ट स्लेट, ग्लास, कांच अथवा अन्य सामग्री का एक समतल सतह होता है जो चॉक, कार्बन, वर्तिका अथवा अन्य सरलता से मिटाई जा सकती है। यानी चॉक से लिखा जा सकता है और इसको मिटाया भी जा सकता है आसानी से। यह समतल स्लेट की आकार का होता है, यानी समतल सतह होती है। सामग्री में उसके बाद मिटाई जाने वाली सामग्री से लिखने अथवा चित्रण के द्वारा सामूहिक प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त होता है। श्यामपट्ट एक परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री अथवा उपकरण है जो शिक्षण को सरल, सहज व प्रभावशाली बनाने में सहायता करता है। श्यामपट्ट का आविष्कार सर्वप्रथम जेम्स विलियम ने किया था। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं भी आपको काम आएगा। फिर श्यामपट्ट का सर्वप्रथम जो आविष्कार किया था जेम्स विलियम ने किया था, और श्यामपट्ट जो है शिक्षकों का घनिष्ठ मित्र है। श्यामपट्ट सभी विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी बात को कहना, समझाना है, श्यामपट्ट के बिना शिक्षण परिपूर्ण हो ही नहीं सकता, चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो या फिर ब्लैक बोर्ड हो, डिजिटल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। श्यामपट्ट के प्रकार, श्यामपट्ट 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। लकड़ी के बनने वाले श्यामपट्ट, ये 3 प्रकार के होते हैं। दीवार पर स्थिर किए जाने वाले और लकड़ी के स्टैंड पर रखने वाले और चलित श्यामपट्ट। दोस्तों लकड़ी का एक श्यामपट्ट बना के जो दीवार में टाँक दिया जाए, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, लगा दिया जाए, तो वो हो जाएगा एक लकड़ी के स्टैंड का, यानी एक स्टैंड पे लगा हुआ होता है। पुराने विद्यालय में आपको देखने को मिलेगा, अब तो नहीं देखने को मिलेगा। चलित श्यामपट्ट दोस्तों बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, वैसे मैंने तो देखा, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। वो जो श्यामपट्ट होता है ना, लकड़ी का होता था, काफ़ी वजन बच्चे ले जाते थे, खड़िया से लिखते थे, वो वाला। फिर है दीवार पर स्थायी रूप से सीमेंट द्वारा निर्मित श्यामपट्ट, वो भी विद्यालयों में देखने को मिलता है आपको। फिर चुंबकीय श्यामपट्ट जिस पर कोई चीज़ चिपका सकते हैं, वो भी होता है। दीवार में लगने वाले स्थिर शीशे के श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट। लपेट दोस्तों आपको टीचिंग के दौरान मिला होगा, जब आप लोगों ने किट लिया होगा तो उसमें लपेट वाला श्यामपट्ट आपको मिला होगा। क्लियर? उसके बाद चार्ट देखते हैं कि चार्ट क्या है। चार्ट किसको बोलते हैं? जो हम लोग बनाते हैं पोस्टर पे। चार्ट दृश्य सामग्री में वह प्रदर्शनात्मक साधन है जिससे छात्रों को सिखाने में सुगमता प्रदान करने के लिए तथ्यों एवं चित्रों को संबंधित करके क्रमबद्ध रीति से प्रस्तुत किया जाता है। यानी चार्ट हम लोग क्यों बनाते हैं? कोई भी चीज़ बच्चों को सिखानी हो तो उसको सुगमता से चित्रों के द्वारा अच्छे से रीति से क्रमबद्ध तरीके से उसको स्थापित करते हैं, चिपका के बनाते हैं। चार्ट के प्रकार, चार्ट प्रमुखतः 6 प्रकार के होते हैं। वृक्ष की आकृति वाले चार्ट, एक मतलब डिजाइन करके बनाते हैं ना हम लोग, ये सब तो बनाते होंगे ना आप लोग, उसमें जो आप लोगों का प्रैक्टिकल वाइवा होता है उसमें बनाते होंगे सब लोग। देखो वृक्ष टाइप का काट के सब डिजाइन करके बनाते हैं। समय चार्ट बनाते हैं, प्रवाह चार्ट बनाते हैं, समस्या चार्ट बनाई जाती है। समस्या चार्ट क्या होता है? समस्या चार्ट कोई भी समस्या को लेके एक पेपर पे अंकित करना समस्या चार्ट। तालिका चार्ट तो बहुत ही यूज होती है, जैसे कि अभी आप लोगों ने सेकंड सेम के टीचिंग में बनाया होगा, वो क्या बोलते हैं, अरे कुछ बनाया होगा, वो जो सारणी को लेके था, कुछ कितने बच्चों को कितने से कितने तक क्या आना चाहिए, वो कुछ बनाया होगा आपने। तालिका के माध्यम से ही बनाया जाता था। चित्रात्मक चार्ट और एक चित्रों के माध्यम से बनाया जाता है। चित्रों के माध्यम से किस तरीके, यानी चित्र चिपका के, जैसे छोटे छोटे चित्र चिपका के, कुछ कार्टून टाइप के, कुछ ऐसे टाइप के चित्र चिपका के कोई बात कहनी है तो इस तरीके से
चित्र के माध्यम से भी चार्ट बनाए जाते हैं। क्लियर। फिर उच्चारण शिक्षण की विधियाँ, यानी शिक्षण में उच्चारण की कितनी विधियाँ हैं। तो उच्चारण की प्रमुख विधियाँ, सबसे पहले अनुकरण, यानी अनुकरण क्या है, किसी को जो ये शिक्षक सर्वप्रथम आदर्श वाचन करके छात्रों को सही उच्चारण करके दिखाते हैं, यानी शिक्षक जो वाचन करता है वो आदर्श वाचन कहलाता है। फिर उसका जो रिपीट करते हैं, यानी उसको जो कॉपी करते हैं, वो अनुकरण वाचन कहलाता है। अभ्यास विधि, अभ्यास में कोई चीज़ जब बच्चे बोलना सीखते हैं तो वो अभ्यास विधि कहलाती है। बार बार उच्चारण करना, कठिन शब्दों को बार बार उच्चारित करना अभ्यास विधि। फिर त्वरित संशोधन विधि, ये क्या है, संस्कृत भाषा साधारण बोलचाल की भाषा नहीं है, इसलिए शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षक को तुरंत संशोधन कराना आवश्यक है। कक्षा में पुस्तक पढ़ते समय अनुकरण वाचन करते समय छात्र को अशुद्ध उच्चारण करते हैं, छात्र यानी कुछ अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो शिक्षक को तुरंत उसको शुद्ध कराना चाहिए। यानी देखो, ये जो संस्कृत भाषा है ये हमारी डेली आम की भाषा नहीं है, यानी डेली बोलने वाली नहीं। तो जब बच्चे इसको पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं। पढ़ते कब हैं, शिक्षक के द्वारा जो आदर्श वाचन कराया जाता है उसका जो अनुकरण करते हैं, यानी शिक्षक जो वाचन करता है, जो पढ़ाता है, उसको जो कॉपी करते हैं बच्चे, तो बोलते तो वो गलत बोलेंगे तो उसी में टीचर पकड़ लेगा उसको। तो जब टीचर उसकी गलतियां पकड़ लेगा तो उसको जो सुधार कराएगा वही होता है त्वरित संशोधन विधि। क्लियर। फिर है वाक्य शोधन विधि। अब वाक्य शोधन विधि क्या है, वाक्य शोधन विधि भाषा शिक्षण की एक प्रमुख विधि है। एक वर्ण को केवल एक बार उच्चारण की आवृत्ति कराने से उत्तम कि संपूर्ण वाक्य को उच्चारित कराया जाए, इससे छात्र सहजता से शुद्ध उच्चारण करना सीख जाए। यानी एक ही वाक्य को बार बार उच्चारित कराया जाए, एक ही वर्ण को बार बार उच्चारित कराया जा सके ताकि वो शुद्ध तरीके से बोलना सीख सके। फिर स्थान परिवर्तन विधि, ये क्या है, कुछ व्यक्तियों द्वारा उच्चारण सर्वथा अशुद्ध किया जाता है, छात्र को ऐसे व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए। यानी कुछ बच्चे कुछ जो होते हैं व्यक्ति वो गलत उच्चारण करते हैं, यानी गलत शब्दों को बोलते हैं, तो ऐसी अवस्था में ना बच्चों को दूर करना चाहिए उनसे, या फिर छात्र इस स्थान को सीख जाएं, जैसे बोलना सीख जाएं, कोई गलत बात, कोई गलत तरीके से उच्चारण कर रहे हैं, जैसे बहुत बोला विद्यालय जाता है, दा धन या मिलकर ध्या बनता है, दा ध्या, यानी क ख ग घ विद्यालय, तो बहुत लोग उसको बोलते हैं विद्यालय, विद्यालय धा। तो इस तरीके के वाक्य जैसे वर्ड सीख जाएं तो उसको तुरंत सही कराना चाहिए। निदानात्मक और उच्चारात्मक विधि क्या है, निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा छात्र के अशुद्ध उच्चारण का पता लगाकर उनके कारणों की खोज करनी चाहिए तथा इसके आधार पर अभ्यास मालाएं तैयार कर छात्रों को अशुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए, यानी शुद्ध कराना चाहिए। अशुद्ध वो कुछ कर रहे हैं तो उसकी खोज करके तुरंत उसको शुद्ध में परिवर्तित करना चाहिए। व्यवहार विधि, व्यवहार विधि क्या कहती है कि संस्कृत भाषा का प्रयोग व्यवहारिक रूप से कराया जाए। संस्कृत भाषा में अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे जाने चाहिए, छात्रों को छोटे छोटे वाक्य संस्कृत भाषा में बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। यानी जो शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों से प्रश्न संस्कृत में पूछे और छोटे छोटे वाक्यों का अभ्यास कराए उनसे। पूर्ण विधि, इस विधि में छात्रों को शब्दों का पूर्ण रूप से उच्चारण करने पर बल दिया जाता है, शब्दों को खंडित करके उच्चारण नहीं किया जाता, यानी पूर्ण रूप से बोलने पर बल दिया जाता है, खंडित करके नहीं। फिर खंड विधि, खंड विधि क्या कहलाती है कि संस्कृत भाषा का भी अन्य भाषाओं की तरह एक विशेष ध्वनि विज्ञान है। इसमें छात्रों को सर्वप्रथम स्वरों एवं व्यंजनों का उच्चारण स्थान, उनके शुद्ध उच्चारण का तथा उसके उपरांत वर्णों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। यानी बच्चों को सर्वप्रथम स्वर व्यंजन का उच्चारण स्थान कराने के बाद शुद्ध उच्चारण के उपरांत मिला के शब्द उनको पढ़ाना सिखाना चाहिए। फिर पूर्ण खंड पूर्ण विधि क्या है, यह उच्चतम नवीनतम विधि है। इसमें शिक्षक पहले शब्द विश्लेषण करके पढ़ाते हैं, तदुपरांत पूर्ण शब्द या वाक्य का उच्चारण कराते हैं, उसके पश्चात खंड विधि से उच्चारण कराते हैं और फिर अंत में पूर्ण विधि द्वारा कराकर शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराते हैं। यानी सबसे पहले क्या कराते हैं, शब्द वाक्यों का उच्चारण कराते हैं, उसके बाद खंड विधि द्वारा उच्चारण कराते हैं, यानी छोटा छोटा शब्द को उच्चारण कराते हैं, उसके बाद फिर पूर्ण पैराग्राफ का शुद्ध रूप से अभ्यास कराते हैं। ध्वन्यात्मक विधि क्या है,
नेक्स्ट है ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक विधि क्या है? इस विधि में छात्रों को एक ऐसे शब्दों का उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है जिसका उच्चारण समान हो। मात्र, मातृ, ग्रह, गृह, सा, श इत्यादि, यानी सेम वर्ड का उच्चारण कराया जाता है जो बोलने में अक्सर करके प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं चलता कि कौन सा क्या है। जैसे ये तालव्य श, ये मूर्धन्य सा और वो दंती श, बट स श श बोला तीनों एक ही तरीके से जाता है। उपकरण विधि। उपकरण विधि क्या है? इस विधि में शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के लिए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीतावाद, टेप रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशाला इत्यादि, यानी उपकरणों का प्रयोग करके सिखाया जाता है। फिर है अभिनय विधि। अभिनय विधि क्या है? भाषा शिक्षण में अभिनय विधि का विशेष महत्व है। भाषा शिक्षण में गद्य, पद्य तथा नाटक भी पढ़ाया जाता है। कुछ प्रमुख साहित्य विधाएं भी होती हैं। अभिनय के द्वारा नाटक तथा कहानी का मंचन किया जाता है। इस विधि में शिक्षक कक्षा के छात्रों को विभिन्न पात्रों की भूमिका अभिनय करने के लिए देते हैं। छात्र पात्र के अनुकूल अभिनय तथा अभिव्यक्त करते हैं। यह दो प्रकार का होता है, वास्तविक रंगमंच पर और कक्षा के बिना मंच वेशभूषा पर। यह एक प्रभावशाली विधि है। अभिनय द्वारा छात्र युग विशेष के पात्रों का अभिनय कर उस युग की अनुभूतियाँ प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये क्या है अभिनय विधि? बचपन में हम आप लोगों ने कुछ किया होगा नाटक वगैरह, तो उसमें किरदार आप लोग लेते हैं। तो एक होता है कि प्रोग्राम स्टेज पर करना, एक होता है कक्षा के दौरान करना, तो वही होता है ये अभिनय विधि। क्लियर? क्लियर है तो उसके बाद देखते हैं प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? दोस्तों प्रश्न क्या है? प्रश्न की परिभाषा। प्रश्न के जो जनक हैं वो सुकरात हैं, सुकरात महोदय। वांछनीय जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो उत्तेजना हमारे मन में जगती है वही हमारी क्या होती है? प्रश्न। प्रश्न को जानने की चेष्टा। क्लियर? प्रश्न विधि शिक्षण की प्राचीन विधि है। प्राचीन काल में ओंकार शब्द से उच्चारण के बाद पाठ पढ़ाना आरंभ किया जाता था, यानी ओंकार के बाद पाठ को पढ़ाना आरंभ किया जाता था। पाठ को प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा पढ़ाया जाता था। प्रत्येक प्रश्न के बाद पश्चात छात्र उनकी आवृत्ति करते थे। इस प्रकार संपूर्ण पाठ पढ़ाया जाता था। वर्तमान समय में भी यह विधि का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल प्रश्नों के ही माध्यम से तो हम कक्षा में पहले प्रस्तावना प्रश्न करके जांच करते हैं, फिर पूर्व ज्ञान की जांच करते हैं, यानी पिछली कक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? तो प्रश्न की बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिर प्रशिक्षक और शिक्षक में की सहभागिता का अर्थ। अब इसमें क्या है? प्रशिक्षक और शिक्षक सहभागिता उपागम में अध्यापक छात्रों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, यानी जो शिक्षक और प्रशिक्षक होते हैं दोनों छात्रों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। शिक्षक को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों के उदाहरण नियम आदि निकलवाते हैं, यानी छात्रों से ही उदाहरण नियम आदि निकलवाते हैं तथा स्वयं भी उन पर पुष्टि करते हैं। पुष्टि मतलब फीडबैक। शिक्षण के लिए यह एक उत्तम उपागम है, यानी ये भी एक प्रकार की विधि है। यह अधिक वर्तमान समय में छात्रों के उच्च अधिगम की मांग है, यानी उच्च अधिगम के लिए इसकी बहुत अधिक मांग है। यह अधिगम छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर देता है। इस प्रकार के अधिगम में छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न मिलजुल कर कराना होता है। इस प्रकार के अधिगम में छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कराने का प्रयत्न मिलजुल कर कराना होता है। इस प्रकार छात्र को स्वयं तो सीखना होता ही, अपितु समूह के अन्य छात्र भी अधिगम को देखकर सीख जाते हैं। अधिगम का यह प्रकार छात्रों को न केवल परिस्थितियों का अध्ययन कराना सिखाता, अपितु उसमें सामाजिक कौशलों जैसे सहयोग, सहायता, समायोजन इत्यादि का विकास कर देता है। यह विचारों के आदान प्रदान, सामुदायिक सहयोगी शिक्षण, अधिगम, निर्देशन व बुद्धि के तीव्र विकास को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों इसमें कहा गया जो शिक्षक होता है और एक प्रशिक्षक होता है, यानी जो
प्रशिक्षण ले रहा होता है वो प्रशिक्षक होता है, यानी आधा शिक्षक। ठीक है, तो जो शिक्षक प्रशिक्षण होता है वो बच्चों के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लेता है, उसकी पुष्टि करता है। भाग किस तरीके से लेता है, समूह में बच्चों को बांट देता है। तो जैसे जो अधिगम कराने के लिए समूह में बांटा होता है, तो जैसे एक बच्चे को आ रहा था, 4-5 बच्चों को नहीं आ रहा होता है, तो उस एक बच्चे को देखकर वो बच्चे सीख जाते हैं उससे, और इस तरीके से एक दूसरे के साथ जब मिलकर काम करते हैं तो उनमें समूह की भावना जागृत होती है, सहायता की भावना जागृत होती है, और समायोजन यानी एडजस्टमेंट, समायोजन में तो किसी प्रकार के भी वातावरण में वो अपने आप को ढाल लेते हैं। क्लियर दोस्तों, इस तरीके से आज हमने अपने संस्कृत सिलेबस का लास्ट चैप्टर समाप्त कर लिया है। ये एक प्रकार से थ्योरी का चैप्टर था, तो आप लोगों को बस इसको पढ़ लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है, कुछ पूछ सकता है, कुछ नहीं भी पूछ सकता, कोई ज़रूरी नहीं, बट ये आप लोगों को जानना ज़रूरी था। तो आज से आप लोगों का संस्कृत का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आज के बाद जो अगली वीडियो आएंगी उसमें हम प्रश्न करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे, और चैप्टर वाइज प्रश्न। सबसे पहले तो चैप्टर वाइज प्रश्न करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, फिर पवन सीरीज, राजन सीरीज, तो सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। क्लियर? तो आप लोग ऑनलाइन शिक्षण से जुड़े रहिए और अपने ही तैयारी को और बेहतर बनाइए। ऑनलाइन शिक्षण की पूरी टीम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती है। सारी क्लासें चलाई जा रही हैं, सामाजिक अध्ययन हो या विज्ञान हो, कंप्यूटर हो या फिर हिंदी हो, संस्कृत हो, और दोनों एजुकेशन यानी कि समावेशी और शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध, वो भी सारे जो हैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लोग अभी जो लोग नहीं देख रहे हैं वो भी देखें, और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते भाई, वीडियो को आप लोग शेयर करा करिए। चलिए ठीक है, अब टाइम भी हो रहा है। थैंक यू।